नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट इंटरव्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लांजी क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कांवरे 21 दिन की अमेरिकी यात्रा के बाद वापस अपने देश यानी कि भारत में पहुंच चुकी है और इस वक्त वह अपने गृह ग्राम सोनपुरी में मौजूद है। लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटे इंटरव्यू में हम आपका सबसे पहले वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इस यात्रा के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अमेरिकी यात्रा का पूरा अनुभव किस तरह से रही है यह यात्रा और क्या कुछ आपने इससे प्राप्त किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से जो बातें हैं वो सभी लोगों तक में जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये अवसर मुझे मिला, क्योंकि इसी प्रोग्राम के तहत जैसी मुझे जानकारी मिली कि इंदिरा जी का भी इसी प्रोग्राम के तहत दौरा हुआ था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, फडणवीस जी का भी दौरा हुआ था। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का नेतृत्व करते हुए मुझे ये अवसर मिला। और वहाँ जब हम लोग गए तो जाने के बाद बहुत सारी, चूँकि हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो था वो उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और महिलाओं से रिलेटेड पूरा प्रोग्राम था, तो वो सारी चीज़ों का वहाँ गए। पहली बार मैंने विदेश यात्रा की और बहुत सारा अनुभव भी वहाँ पर हुआ। काफ़ी सारे हम लोग वहाँ सेनेटर्स से भी मिले, वहाँ के जो NGOs काम कर रहे हैं जो खासकर महिलाओं के लिए और वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ उनको लेकर, तो बहुत सारे लोगों से हम मिले और मैंने एक ही बात महसूस करी कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का लाभ हम अपने ज़िले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। इस यात्रा का खास पहलू क्या रहा जिसने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया? मुझे सबसे अच्छा यही बात लगी कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई एकदम नई जगह चली गई हूँ जहाँ मुझे थोड़ी घबराहट हो या थोड़ा असहज मैं महसूस करूँ। क्योंकि वहाँ पर भी जब हम लोगों से मिले, बातचीत किया, तो ऐसा लगा कि उनका देश है, उनके अनुसार उनकी परिस्थितियाँ है और उस अनुसार उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और वही सारी चीज़ें हमारे लिए भी है। जो चैलेंज उनके पास है, चैलेंज का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन वो हमारे पास भी और उनके पास भी। उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ जो उनकी कमज़ोरी थी उसको अपनी ताकत बनाकर उन्होंने इस अपने विकासशील देश को विकसित बनाया और वही काम हमको भी करना है। इससे नया ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा, पर चूंकि क्या है कि वो विकसित देश है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में भी होना बाकी है। जैसे हमारे यहाँ जो खेती का स्तर है वो भी अभी हमको ऊपर उठाना है। जो हमारे युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती करना नहीं चाहते, वो हमेशा सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई अपना खुद का काम कर ले, इस पर उनका फोकस रहता है। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पढ़ने लिखने के बाद लोग ज़्यादा अच्छे से खेती कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना है अभी, और उसका उपयोग हम अपने देश में निश्चित रूप से करेंगे। सीनेट हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC भी आप गए, पता चला है। क्या कुछ वहाँ से आपको समझ में आया? वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह की है? कैसे वहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज़ होती है जिससे कि वहाँ के देश के लोगों को उसका लाभ मिलता है? हमारे यहाँ क्या डिफरेंट लगता है वहाँ की पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज़ और हमारे यहाँ की? देखिए, हमारे यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर है, क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो विश्व में माना हुआ लोकतंत्र है। और जितना खुले रूप से काम करने का अवसर मुझे लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिलता है, चाहे वो MLA के रूप में हो या सांसद के रूप में हो, उतना खुलापन वहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो मुख्य बात है वहाँ की और यहाँ में, तो अभी हमारा देश चूँकि विकसित नहीं है, विकसित की ओर बढ़ रहा है, विकासशील है। ऐसी स्थिति में हमको दोनों तरह के काम करने हैं। एक तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, हमको रोडें भी बनानी है, पुलिये भी बनाने हैं, नहरें भी बनानी है, और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि हम विश्व में कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएँ विश्व की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। तो हमको दोनों काम करने हैं। और वहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, वहाँ के जो सीनेट्स मेंबर हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उतना उनको लड़ना नहीं पड़ता। उनको अब जो करना है वो विश्व में अपने आप को स्थापित करना है, अपने यहाँ की समस्याओं को तुरंत में, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करना है, वो उस लेवल पे विचार करते हैं। और हमको दोनों तरह से लड़ना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ काम करने के लिए हमको बहुत अवसर मिलता है। इससे हमारे अंदर की क्षमताओं को बाहर लाने का और देश के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर हमको मिलता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हम लोगों को फ्लेक्सिबल है हमारा देश, और ख़ासकर महिलाओं को लेकर। मैंने वहाँ जो महसूस किया, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति बनी, महिला प्रधानमंत्री बनी, महिला हमारे यहाँ लोकसभा की अध्यक्ष बनी। कहीं ना कहीं आज भी वहाँ के देश में, वहाँ के सेनेटर्स में, वहाँ की आम जनता में इस बात का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लानि है कि हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाई है। तो ये असर कहीं ना कहीं हम लोग इस मामले में अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं कि ये मौका हमारे देश में महिलाओं को मिला है। IVLP का जो सर्टिफिकेट आपको मिला, उसमें एक चीज़ देखने मिला था मुझे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन एम्पावरिंग ऑफ द
लेजिस्लेचर, मतलब महिला जो आने वाले विधायक होंगे उनके मतलब सशक्तिकरण की बात की गई। सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या सोच है और आपने वहाँ पर कितना सशक्तिकरण, खासकर वुमेन्स एम्पावरमेंट आपने देखने मिला आपको? देखिए, मैंने वहाँ पर जो बात महसूस करी, जैसे हमारे देश में चूंकि महिलाएं हमेशा बहुत पिछड़ा रहा है, महिलाओं को हमेशा पर्दा प्रथा रही है या हमेशा वो पीछे से रहकर काम करती थी, तो इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, अन्य दल की बने, तो वो हमेशा महिलाओं को आगे लाने के लिए ही सारे प्रोग्राम्स बनाती है। लेकिन ये चीज़ विदेशों में मैंने वहाँ पर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ कोई अंतर महिलाओं और पुरुषों में नहीं होता है। वहाँ जैसे पुरुषों के लिए जो नियम है वही महिलाओं के लिए नियम है, अलग से महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाए जाते। और उसका रीज़न भी है जो हमने वहाँ महसूस किया, तो वहाँ पर महिलाएं सशक्त है, क्योंकि वो कभी उनके मन में ये नहीं आया कि मैं महिला हूँ और मुझे ये चीज़ें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनके दिमाग में कभी रहा ही नहीं। क्योंकि हमारे देश में महिलाएं की शिक्षा को लेकर भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, दहेज प्रथा के लिए हर तरह से महिलाएं हमारे यहाँ पिछड़ी थी और उनको आगे लाने के लिए सरकारों ने प्रयास किया। तो ये अंतर बेसिक है वहाँ का। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा जो मैंने महसूस किया कि चूँकि मैं ये प्रोग्राम हमारा था और उसमें वुमेन लीडरशिप वाले प्रोग्राम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ महिलाओं को आगे लाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में की मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ जो हमारे लोकल इलेक्शंस होते हैं, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, ग्राम पंचायतों के, इसमें 50% आरक्षण मिला है कि हमको इतनी महिलाएं चुनाव में हमको लड़ाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब हम लड़ाने जाते हैं तो 50% से अब हमारे यहाँ महिलाएं हो जाती है। वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसे आप 90 की यदि उनका यदि कोई का प्रोग्राम है तो उसमें 90 में 2 महिलाएं रहती है, बाकी सारे पुरुष रहते हैं। तो ये भेदभाव तो कहीं ना कहीं हमको पॉलिटिक्स में वहाँ दिखता है, जो हमारे यहाँ देश में नहीं है। 1979 में हमारी गवर्नमेंट ने एक कानून को हस्ताक्षर किए थे, जिसको सीडा कहते हैं, द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स के लिए कानून बना था 1980 में। हमारी सरकार ने भी उस पर साइन किया। आपको क्या लगता है इस कानून के मुताबिक क्या पिछले 20 सालों में 3 दशकों में क्या काम हुआ है भारत में? अगर हुआ है तो क्यों इसका इम्पैक्ट हमारे देश में दिखाई नहीं दे पा रहा है? नहीं, देखो, ऐसा मैं नहीं मानती कि उसका असर हमारे देश में दिखाई नहीं देता। आज यदि हिना कांवरे और के जैसे यदि बाकी सारे लीडर्स यदि सामने आकर काम कर रहे हैं और उनको यदि मौका मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा हमारे लिए जो सोची हुई चीज़ें हैं वही आगे आ रही हैं। और मुझे लगता है कि जो भी कानून बने हैं, कानून हमारे यहाँ बहुत है, केवल हम सब का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उन कानून को हम इम्प्लीमेंट कितने पुरजोर तरीके से करें, क्योंकि कानून तो भूतकाल में भी बनते रहे हैं और उनको हम लोग सतत प्रक्रिया बनते रहे हैं और उनको हम क्रियान्वित करते रहे, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमको कानून बनाने से ज़्यादा मेहनत हमको उनके क्रियान्वयन पे करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम इसमें सफल हो गए, उसमें हमारे पूर्वजों की सारी सोच सफल हो जाएगी। आपने कानून के क्रियान्वयन की बात की है, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे आप फॉरेन यात्रा से आए हैं, अमेरिका यात्रा से आए हैं, वहाँ पर रूल्स को लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ रूल्स तोड़ने में ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो इसकी वजह से कहीं ये जो कानून बनते हैं, जो नीतियाँ बनती है, उसमें डिफेक्ट हमको समझ में आता है। बिल्कुल सही बात है, जो कि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। बहुत सारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग हमारे पास सारे आप देखना कि हर चीज़ में हम लोग बहुत सारी विभिन्नताओं को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश होने के बाद जिस तरीके से विश्व में अपनी पहचान बना पा रहा है, तो वो सब चीज़ें हम सबके सहभागिता से ही हो पा रही हैं। और रही बात जहाँ तक कानून का इम्प्लीमेंट करने की बात, लागू करने की बात, तो कहीं ना कहीं अब जो वर्ग आ रहा है, जो युवा पीढ़ी आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझती है। क्योंकि जब वो दूसरे देशों में जाती हैं या दूसरी जगह जाकर जॉब करती हैं या वह स्टडी के लिए जाती हैं, और वहाँ जब वो देख कर आती है और सीख कर आती है, तो कोशिश करती है कि हम उस चीज़ को यहाँ फॉलो कर सकें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम भी उन सब चीज़ों को नियम से लागू करेंगे और अच्छी चीज़ों को हम स्वीकार भी करते हैं। हमारा देश हमेशा अच्छी चीज़ों को स्वीकार करता रहा है, हमारा युवा स्वीकार करता रहा है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आगे भी आने वाले समय में मिलेगा। सीनेट को उच्च सदन माना जाता है अमेरिका का, और वहाँ पर राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या फिर अधिकारी हो, इनको भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाने का एक प्रयोग होते रहा है। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है किसी भी, चाहे अगर कोई सरकार में रहा व्यक्ति, बड़े पद पर रहा व्यक्ति भी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको हटाने का प्रावधान सीनेट के माध्यम से होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं देखने नहीं मिल रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, वो वहाँ का लोकतंत्र है और ये हमारे यहाँ का लोकतंत्र है। जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगा कि जैसे हम लोग भारत में हैं, तो चाहे वो
जब जजेस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हमेशा उनको बहुत कानून को और जजेस को हम लोग बहुत मतलब सम्मान से देखते हैं, कभी उन पर कोई कमेंट नहीं करते हैं या किसी तरह का वो नहीं करते। लेकिन वहाँ जो अंतर है वो ये है कि वहाँ पर जजेस का भी चुनाव होता है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है वहाँ में। बिल्कुल, वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें सीनेट से ही तय होती है। लेकिन अभी हमारे यहाँ हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई किसी के दिमाग में भी इस तरह की कोई बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े भावनात्मक हैं और हमेशा मतलब एक अपने संस्कार और हमारे जो उद्देश्य हैं और हमारे जो संस्कृति है हम उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ देखी जो लोग भारत से भी अपनाने को देख रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो जो हमारी अच्छाई है उसको तो हमको आगे लेकर चलना चाहिए। जो उनके देश के लिए आवश्यक है वो लोग करते हैं, जो हमारे देश के लिए आवश्यक है वो हमारे लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस तरह में कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती है। 21 दिन की यात्रा में ज़रूरी नहीं कि आपने सारा चीज़ देख लिया हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आपने देखा है। वहाँ की अगर हम खेती की बात करें या वहाँ पर हम औद्योगिकरण की बात करें, उद्यमिता की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसकी तुलना में भारत कितने पीछे आपको समझ में आता है? देखिए, भारत की जो खेती है और वहाँ की खेती में बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ पर चूँकि एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई कि वहाँ का जो जनसंख्या है वो इतना कम है कि वहाँ उनको ना चाहते हुए भी खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग, मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने उस चीज़ में आगे बढ़े हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है और हमको हर स्तर पर रोज़गार की आवश्यकता है। लेकिन हमारे इसमें भी आप देखिए कि जिस तरीके से खेती में हो या किसी अन्य चीज़ों में हो, टेक्निकल चीज़ों का हम उपयोग करने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। क्योंकि जो हमने वहाँ महसूस किया, खेती टेक्निकली तो होती है, उसमें उत्पादन भी बढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन चूँकि वहाँ उनकी वो आवश्यकता है और हमारे यहाँ हमको दोनों ही चीज़ें करना है, हमको नौकरी भी देना है और टेक्निकल को भी अपनाना है। तो ये सब चीज़ें हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार ही करना पड़ेगा। वो उनकी आवश्यकता है और ये हमारी आवश्यकता है, तो हम दोनों को एक करके नहीं कर सकते कि हमको उतना ही एकदम से आगे बढ़ जाना है। हमको हमारी आवश्यकताओं, हमारी कमियों, हमको सबको ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हर देश में, हर देश के नागरिकों की कुछ न कुछ समस्याएं होती है। अमेरिका जब आप गए तो वहाँ पे आपने कौन सी समस्या महसूस की? देखिए, वहाँ समस्या जो मैंने महसूस करी वो मैंने ड्रग्स को बहुत करीब से महसूस किया कि वहाँ पर हर जनप्रतिनिधि के दिमाग में एक अपने यहाँ के युवाओं के लिए इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़े से, वहाँ की सरकार भी और वो सारे लोग भी और सारी संस्थाएं भी थोड़ा डरा हुआ तो है, और वो लोग चाहते हैं कि इस पर कैसे भी हम रोक लगाएं। बेरोज़गारी भी वहाँ पर एक मुद्दा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी सारे लोग बहुत सचेत रहते हैं। तो ये समस्याएं तो हमारे भारत में भी है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है। तो वो अपने तरीके से निपट रहे हैं और हम अपने तरीके से। मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी परेशानी उन लोगों को ड्रग्स को लेकर है, कहीं ना कहीं भारत में अभी वो चीज़ उतनी हमारे लिए परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ कुछ दूसरे तरह की समस्याएं ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग जो है वो नशे का भी एक है। जैसे पंजाब को हम देखें तो भी पंजाब कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अभी पूरी कंट्री एकदम से उस चीज़ में नहीं पड़ पाई है, इसलिए हमारे लिए बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उनके लिए वो उनकी प्राथमिकताएं हैं। हमारे लिए रोज़गार सबसे बड़ी प्राथमिकताएं, हमारे युवाओं के अंदर की क्षमताओं का उपयोग हम सही तरीके से कर पाए, ये हमारे लिए चैलेंज है। अमेरिका की बात की जाती है तो अमेरिका में ये माना जाता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और S&T, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व वहाँ पर देखने मिलता है और इसी वजह से वह देश हर चीज़ में आगे जाते हुए दिखा है, पावर, सुपर पावर बना हुआ है। क्या भारत में ऐसा लग रहा है आपको कि आने वाले समय में यहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रभावी रूप से लोगों के बीच में लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और इसकी ज़रूरत यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो इसको आगे लाने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल करना भी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि विकसित देश होने का एक फ़ायदा उनको है कि अब उनको बेसिक चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब वो हमेशा आगे के लिए के नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए रिसर्चेस पे का वो लोग काम करते हैं। और हमारे देश के लिए चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको दोनों तरह की लड़ाई लड़नी है। हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम करना है, हमको रोडें भी बनानी है, हमको पुलिया भी बनानी है, हमको खेती भी देखनी है, नहरें भी बनानी है, ये सारा काम हमको करना है। उसके साथ साथ हमको नए नए जो भी रिसर्च हो रहे हैं उस पर भी हमको काम करना है। तो हमारे लिए तो दुगना चैलेंज है और ये चैलेंज हमको अच्छा भी लगता है क्योंकि हमको दूसरे देशों के साथ हमको साथ भी रहना है और साथ चल के हमको हमारे देश को आगे भी बढ़ाना है। तो हमारे लिए तो ये दुगनी मेहनत है और हमारे लिए तो काम करने का ज़्यादा अवसर है। हमको उस रूप में भी काम करना है, इस रूप में भी काम करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे देश की प्रगति होगी। यदि हमारा क्षेत्र विकसित होता है, हमारा जिला विकसित होता है, हमारा प्रदेश विकसित होता है, तो निश्चित रूप से इसका असर सीधे सीधे देश पर पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है और होना चाहिए।
चाहे यूएस हो या फिर यूके हो या फिर यूरोप हो, जब इन देशों की बात होती है, जब इन यहाँ के लोगों की बात होती है, तो वहाँ के पॉलिटिशियन जो है, राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, उनकी बात ज़रूर होती है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियनों को ऐसा माना जाता है कि वो नीतियाँ इतनी अच्छी बनाते हैं, इतना अच्छा उसका क्रियान्वयन करने में भूमिका अदा करते हैं कि उसके माध्यम से देश उनका समृद्ध होता है। हर क्षेत्र में, हर इंडिकेटर में वहाँ के लोग समृद्ध होते हुए जाते हैं। भारत में क्या आपको समझ में आता है उनकी अपेक्षा? क्या इंडिकेटर्स को जो बदलने का पैमाना है, या इंडिकेटर्स को ऊपर लाने, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट का हो या और भी जो इंडिकेटर्स है हमारे यहाँ गरीबी के उन्मूलन के हो, तो ऐसे उन्मूलन के जो इंडिकेटर्स हैं, इनको ऊपर लाने के लिए किस तरह की नीतियों की आपको ज़रूरत महसूस समझ में आ रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो भी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, जिसको भी काम करने का अवसर मिलता है और नीतियाँ बनाने का अवसर मिलता है, तो वो चाहे कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा अपने देश की अच्छाई के लिए ही नीतियाँ बनाता है। और हम लोग सब मिलकर, हमारा उद्देश्य भी यही है। बशर्त ये है कि चूँकि मैंने आपसे कहा कि हमारे बहुत बड़ी, हमारे लिए जो हमारी, हम ताकत भी कह सकते हैं या हमारी कमज़ोरी भी कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है, और हम लोग विभिन्न, आप सोच लीजिए कि हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा देश है, और इन सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना, तो प्रोग्रेस रेट कम हो सकता है, लेकिन हम कर तो दिन पर दिन तरक्की ही रहे हैं। एक समय था हमारे देश में जब सुई तक नहीं बनती थी, और आज हर चीज़ हमारे यहाँ बन रही है। तो ये सबको समेट कर ही आगे बढ़ना है। तो उसका लेवल, जो ऊपर बढ़ने का जो एक समय है, वो थोड़ा हमारे पास, हम ज़्यादा लेते हैं, दूसरे देश कम लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है, हमारे देश का हर नागरिक चाहता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि कभी चाहेगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे हमारा देश गर्त में जाए। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा ही काम करे, और जो भी नीति बने उससे हमारे देश का ही विकास हो। भारत जैसा कि कास्टिज्म के लिए जाना जाता है और अमेरिका को रेसिज्म का देश माना जाता है, क्या अभी भी रेसिज्म का प्रभाव है वहाँ पर? क्या ऐसा समझ में कुछ आया आपको? नहीं, ऐसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया। और मुझे लगता है कि जो आप जिसको बोलते हैं कि भारत के बारे में, तो जो हमारी कमियां हैं वही हमारी ताकत भी है। भारत में आपको ऐसा लगता है कि भाई जातियां हैं, विभिन्न है, तो यही तो हमारी ताकत है। बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं और वो जब विभिन्नताएं देखते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि एक सूत्र में बंधकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से एक रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ताकत है, हमारी। लेकिन राजनीति में ये देखने मिल रहा है कि जाति और धर्म, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, नीतियों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो समय समय पर इसका उपयोग भी करती हैं, दुरुपयोग भी करती हैं, लेकिन अंतिम में उद्देश्य सबका देश की को आगे बढ़ाना ही है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनप्रतिनिधि में कभी भी ये बात आ सकती है कि वो किसी भी काम के लिए, हो सकता है उपयोग सदुपयोग सब लोग दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि आज हमारा देश यदि इस तरह से प्रगति कर रहा है तो उसका उद्देश्य वही है कि कहीं ना कहीं कमियों के साथ भी हम लोग अच्छाई तो है, भाई बुराई है तो अच्छाई भी तो है जी। और उसी लिए तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई भी ऐसी नई चीज़ अमेरिका में लगी हो जो हमारे भारत में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो जब पहली बार वहाँ जा रही थी, मैंने पहला ही मेरा विदेश यात्रा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ही एकदम नया है। या मतलब एयरपोर्ट में मैं जब गई वहाँ, जब मैंने वहाँ के मार्केट में जब मैं वहाँ गई, जब मैं वहाँ के लेजिस्लेटर्स से मिली, जब मैं वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी हमारे लिए कुछ भिन्न हो, बल्कि मैंने ये देखा कि वो लोग भारत की तरफ आकर्षित हैं, वो भारत की तरफ एक अच्छी भावनाओं से देख रहे हैं। तो ये हमारी ताकत है कि इतना सब होने के बाद भी, ठीक है राजनीति है, जातिवाद है, धर्म है, सब कुछ है, उसके बाद भी यदि दूसरे देश के लोग हमारी देश की तरफ देख रहे हैं अच्छी भावनाओं से, तो ये तो हमारी एकता ही है, ये हमारी ताकत है। अच्छी भावनाओं से लोग देख रहे हैं। आप कांग्रेस की लीडर है और आपके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लीडर हो, इस समय भारत में जोड़ने की राजनीति, मतलब लोगों को जोड़ने की राजनीति के लिए पद यात्राएँ कर रहे हैं 3500 किलोमीटर की। इसके क्या मायने हैं, इससे हम क्या समझें? मैंने आपसे कहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तो उसका राहुल जी ने जिस उद्देश्य से यात्रा शुरू की, उसमें कांग्रेस पार्टी तो बहुत सेकेंडरी पे है। वो तो देश को एक करने पर लगे हुए हैं कि बिना डर के, बिना भेदभाव के सारे लोग मिलकर जो है वो एक साथ एकता के सूत्र में बंधकर हम लोग उन सब बातों को खुले आम करें, खुलकर हम एक दूसरे से बातचीत करें, हर विषय पर हम बातचीत करें। उसमें पार्टी तो बहुत ही सेकेंडरी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, राहुल जी की सोच नेक है, उनकी भावनाएं पवित्र है, और निश्चित रूप से वो इस भावनाओं को, इस पवित्रता को लेकर जब आगे बढ़े तो उसमें सफल भी होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश
जिस एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ा है वो एकता को ही लेकर आगे बढ़े हैं राहुल जी। और मैं जब देश के बाहर गई तो कांग्रेस और दूसरे अन्य दल तो मैंने यही खत्म कर दिया था। जब हम वहाँ गए तो हमारे साथ कांग्रेस की एक और विधायक थी लेकिन महसूस तो किया होगा, एक और विधायक थी कल्पना वर्मा जी, एक और हमारे साथ विधायक थी महाराष्ट्र की श्वेता महाले जी, वो बीजेपी की एमएलए हैं। लेकिन जब हमने अपने देश के बाहर कदम रखा तो हम सब एक थे, हम भारतवासी थे, ना कि कोई कांग्रेस का था ना कोई बीजेपी का था। जब भी कहीं ऐसी कोई बात हमारे देश की तरफ से पुरजोर तरीके से रखने की बात आई तो हम लोग ने सबने एक होकर रखा। कांग्रेस और बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं थी, वो तो हम यही छोड़कर चले गए थे। तो आगे भी लगता है आपको कि सभी को देश के लिए, नागरिकों के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत है, खासकर पॉलिटिशियन को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखना कि हम सारे लोग, जितने लोग अभी तक इस प्रोग्राम में गए हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम से लौटने के बाद अपने संबंधों का, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे पॉलिटिकल हो, संबंधों का उपयोग हमारे देश के हित में किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी एक होकर, पार्टी अलग चीज़ है, हम लोग भी जब भी कभी ऐसी कोई बात आएगी तो हम तीनों हमेशा संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन संबंधों का लाभ हमारे यहाँ मिल सके। उन संबंधों से आपने जो सीखा है उसका खासकर भारत में, मध्य प्रदेश में और बालाघाट में आपको क्या लगता है प्राइमरी तौर पर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, वहाँ के जो एनजीओ से हम लोग मिले तो वहाँ के जो एनजीओ काम कर रहे हैं उसको सरकार बहुत ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से भी लेती है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से भी लेती है। लेकिन हमारे यहाँ जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो उनका एक निश्चित दायरा है, उनकी एक निश्चित सीमा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एनजीओ को भी हम लोग उतना डेवलप करें, वहाँ के लोगों के साथ उनके संपर्क स्थापित करें ताकि वो भी उस स्तर पर काम कर सके कि सरकार इन लोगों के किए हुए काम को या इन लोगों के किए हुए रिसर्च को अपनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, उसके नियम बनाए, उसके कानून बनाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो एक ही आपको एस्पेक्ट दिखा पा रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। खेती भी है, रोज़गार भी है वहाँ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है मैं पहली बार के इंटरव्यू में या इकट्ठे वहाँ से लौट कर आने पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ये तो जैसे जैसे समय बीतेगा और इन सब चीज़ों का जब हम उपयोग करते जाएंगे तब इसका असर समझ में आएगा। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एक स्पेशल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम से लौटने के बाद लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे का यह पहला इंटरव्यू था और इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें निकल कर आई। देखना यही होगा कि जो कुछ अमेरिका में पहुंचकर हिना कांवरे ने वहां की संस्कृति, वहां की लोकलिटी और वहां का जो डेवलपमेंट है या फिर वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां का कल्चर है, जो कुछ भी वहां पे देखा, समझा, सीखा, उसका बालाघाट में खासकर और मध्य प्रदेश में कितना कुछ वो अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं।